This is rho with mass per unit length pkg per मीटर। इसलिए लेंथ 10 मीटर है। हाँ बताओ 0.5 kg 0.5 kg पर मीटर। ये मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ। तो जो रोप है इसका मास क्या हुआ है? हैज मास। रोप हैज मास। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसका एक टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से 7 मीटर डिस्टेंस पे, वहां से 7 मीटर डिस्टेंस पे आपको टेंशन फोर्स बताना है कितनी होगी। ठीक है, तो फाइंड टेंशन फोर्स एट 7 मीटर फ्रॉम टॉप। तो आप याद रखिए ये वाला जो केस है कि इसमें रोप का मास दिया हुआ है, उसमें टेंशन सेम मिलेगी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि टेंशन जब वो एक रोप में सेम रहती है ना, लेकिन वो कब होगा जब रोप मासलेस होगा, रोप का मास नहीं दिया होगा। बट अगर रोप का मास दिया हुआ है तो हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स अलग होगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऊपर से 7 मीटर की दूरी पे यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंशन फोर्स कितनी हुई है बताना है। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका कट कर दो। कट कर दिया आपने। ठीक है, तो इसके ऊपर टेंशन इधर बढ़ रही होगी नीचे, और एक मास भी लग मतलब वेट भी लग रहा होगा mg। मास से हम कैलकुलेट करने की कितना है इसका। ठीक है, तो ये तो डायग्राम है। दूसरे जो हमने कट करके जो क्वेश्चन नीचे बचा दिया, ठीक है, इसकी 3 मीटर लेंथ, इसका वेट लगा होगा मास 3 kg, 7 kg का मास। इस पे टेंशन को लगी होगी क्योंकि आपने यहाँ से बीच में से कट किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में टेंशन नीचे लगी होगी और इसके रिस्पेक्ट में ऊपर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उससे बाहर की तरफ बढ़ा दो बस। तो अगर मैं इस नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ तो इससे टेंशन ऊपर है ना। और ये जो सिस्टम है ये रेस्ट पे है, सिस्टम इज एट रेस्ट, और वी कैन से इक्विलिब्रियम, दैट मींस P should balance M3 और फोर्स करें। बट ये M3 ये है नहीं हमारे पास, ये इसका मास कितना है पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि जो 1 मीटर लेंथ है उसका मास है 0.5 kg, 0.5 kg पर मीटर। तो 1 मीटर लेंथ का मास ये है, तो 3 मीटर लेंथ का मास कितना होगा इनटू 3, तो मास कितना है 1.5 है ना, 1.5 kg। तो बस हमारा आंसर है T = 1.5, G पावर 10 ले लो, 3 मीटर। हाँ, अब ऐसा किसी भी पॉइंट पर नहीं आ सकता, नोट डाउन करिए। Next is friction. तो फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है क्या है, मैंने बताया था क्या डेफिनेशन है, इट इज अ फोर्स, इसका साथ में नोट डाउन करिए, इट इज अ फोर्स which opposes relative motion। इसकी जो डायरेक्शन है फ्रिक्शन की वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल मैं एक बार करवा देता हूँ। अगर हम इस नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं
बी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, ग्राउंड के फ्रिक्शन एफ आर मान दिया हमने, और ए ब्लॉक के फ्रिक्शन एफ आर मान दिया, और ए के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा आर। ऐसा क्यों होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एक और केस बता देता हूँ। अगर मान लो ऊपर फोर्स हो रहा है, इस केस में क्या होगा, देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लगाने का आसान तरीका है। जैसे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ए ब्लॉक पे लगा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बी भी अगर आगे आ रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे सोचिए, ये मैं मार्कर को फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये नीचे जो डस्टर है ये भी आगे आ रहा है, क्योंकि मार्कर और डस्टर की जो फ्रिक्शन है ना, तो मैंने तो ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स लगाई, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक भी आगे आ रहा है, जिसका उसको आगे कौन लेके आ रहा है, फ्रिक्शन। अब ए ब्लॉक ने बी के ऊपर फ्रिक्शन लगाई आगे, तो बी ए के ऊपर किधर लगाएगा, नीचे। और ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड की फ्रिक्शन होती है वो हमेशा मोशन का अपोजिट होती है, ध्यान रखिए। ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगाएगा वो हमेशा मोशन का अपोजिट लगाएगा, यहाँ, ठीक है। जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, और जो फ्रिक्शन है वो तीन टाइप की होती है, वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके नाम से पता लग रहा है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, यानी कि सपोज हम एग्जांपल समझते हैं, सर डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन लिखना है, तब आगे हम नोट करेंगे। इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स which acts between bodies when there is no relative motion. There is no relative motion between bodies. Means one body is at rest with respect to other body. लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगा के हिलाने की कोशिश करते हैं तो पहले मान लो नहीं हिल रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हो तो एक मोमेंट आएगा जब वो मूव कर जाएगा। तो जिस मोमेंट पे वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है ना, उस मोमेंट में जो फ्रिक्शन लगती है वो लगती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब है उस लिमिट पर लगेगी है जहां पर वो मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है, सर याद रख सकते है ना। तो इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स which acts between bodies when one object is on the verge of move with respect to other object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जस्ट मूव करने वाली है, उस मूवमेंट में जो फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको एफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एफ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एफ के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है इट इज अ फ्रिक्शन which acts between bodies
when there is relative motion of one object with respect to other object. ठीक है, उसको नोट डाउन करके फिर हम एग्जांपल से समझेंगे कि मतलब क्या होता है। Example to understand friction. तो सपोज ये हमारे घरों में कभी कोई बेड पड़ा होता है, बेड, तो कई बार किसी छुट्टी वाले दिन किसी के दिमाग में ख्याल आता है कि जो सेटिंग है लड़की चेंज की जाए, बहुत सालों से ऐसे पड़ी हुई, तो उसमें फिर जो घर में लड़का होता है वो कहता है डैडी मैं ही कर दूंगा, आप रहने दो। तो फिर वो जो बच्चा है या लड़का है वो अपनी मसल्स ट्राई करता है, इसको जाने की कोशिश करने की मिलता है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है डैडी आइए हेल्प करवाइए, हेल्प कुछ होता है बाद में माइनस हो जाते हैं, नहीं आने, मतलब वो ये ध्यान जाती है मैं कितना पावरफुल और वो बेचारा कर नहीं पा रहा। फिर उसके पिताजी आता है, ठीक है, तो मान लो इसने फोर्स लगाई एफ, पिताजी ने लगाई एफ और लगा दिया, ठीक है, या 2F लगा दिया, पिताजी ने ज्यादा 2F लगा दिया, लेकिन मान लो बैठ अगर मूव नहीं करता, उसमें सामान रहेगा, हिल ही नहीं रहा। अब माता जी हैं, मम्मी वगैरह, उन्होंने अब फोन शॉट लगा दी, अब वो हिल गया, अब मम्मी बल्ले बल्ले सब कह रहे कितनी पावर है मम्मी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी ने जो मतलब उन्होंने जो फोन लगाया उसकी वजह से बैटिंग, ऐसा नहीं है, ये सबका कंबाइंड एफर्ट है ना। तो अब हम इसको टेबल से समझेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं, इधर हम लिखेंगे एफ अप्लाइड, यानी हम अप्लाई कर रहे हैं, इधर हम लिखेंगे फ्रिक्शन और इधर हम लिखेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। दिस एग्जांपल विल क्लियर एवरीथिंग, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है वो 100 न्यूटन है। फ्रिक्शन मैक्सिमम का मतलब होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको जगह से हिलाने के लिए आपको इस इतनी फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। किसी को ऑब्जेक्ट को अगर आपने हिलाना है तो उस ऑब्जेक्ट की उस सरफेस के साथ अटैच होने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज्यादा आपको ऊपर लगानी पड़ेगी तभी वो हिलेगी, नहीं तो हिलेगी नहीं। उसको हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं और इसी यही वैल्यू जो है इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। This is maximum value of friction. Maximum value of friction between surfaces. वो जो दो surfaces contact हैं उनके बीच में maximum value लग सकती है friction की, वो यही होगी। इससे ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट फोर्स तब वो हिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सपोज ये हम धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, है ना। सपोज हमने सबसे पहले लगाया 15 न्यूटन फोर्स, तो ये बैठ के हिलेगा, तो आप इधर को फोर्स लगा रहे हो और न्यूटन ने ऐसा बोला था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगी। अगर वो नहीं मूव कर रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है, तो वो इस केस में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो वो आपकी एफर्ट को कैंसिल आउट कर रही है। अब कैंसिल आउट कर रही है मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो और फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक वाली ये बराबर होना चाहिए, इक्वल अपोजिट, ऐसे होना चाहिए ना, तब तो कैंसिल करेगी। जो आपने फोर्स लगाया उसके जस्ट इक्वल अपोजिट होगी तब वो कैंसिल होगा।
तो इसका मतलब है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी जो वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन is always equal and opposite to force line. जितने आप उसको लगाए उसका इक्वल अपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगने हमें कैसे पता लगेगा? वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी? -3। और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक। फिर आपने मान लो 90 न्यूटन लगा दिया, बढ़ा दिया, अब कितनी लगेगी? अब ये मूव नहीं करेगा, स्टैटिक की लगेगी, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो वो स्टैटिक में रहेगी फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। यहाँ पर लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो वो कैसे एडजस्ट कर रही है? आपने 50 मीटर है फ्रिक्शन -50 है, आपने 90 लगाया तो ये भी -90 लगेगी, और अब ये लगेगी है। अब 100 न्यूटन को हिलाने के लिए चाहिए, मतलब 100 न्यूटन से ज्यादा, लेकिन आपने मान लो 100 न्यूटन की लगाई, अब फ्रिक्शन कितनी लगेगी? 100 न्यूटन की लगेगी, क्योंकि मूव को अभी भी नहीं किया है। जब फ्रिक्शन जब लगता है तो मूव नहीं करता है, इट इज ऑन द वर्क ऑफ मूव, यानी इसके जस्ट बाद मूव कर रहा है। आपने जैसे 100 न्यूटन से 0.0014 पे बढ़ाई तो मूव करता है, लेकिन उस मूवमेंट में मूव नहीं करेगा। तो मूव नहीं कर रहा मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज पॉसिबल बिटवीन टू सरफेसेस। अब आपने 101 न्यूटन लगा दिया, या सपोज 102 न्यूटन लगा, अब ये मूव कर जाएगा। जब ये मूव करेगा ना तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अपने साइड रखे तो फ्रिक्शन कौन सा लगती है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके दो नाम और हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, और काइनेमेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तीनों नाम इसके हैं, ठीक है। तो लेकिन अब याद रखिएगा, जो ये डायनेमिक फ्रिक्शन होती है ये लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। लिमिटिंग से कम होती है मतलब अगर लिमिटिंग 100 न्यूटन लगेगी, इससे थोड़ी सी कम होगी, मान लो 99.8 न्यूटन। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपने मान लो और फोर्स बढ़ा दी, मतलब 110 कर, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगी क्योंकि वो मूव कर रहा है, इट इज काइनेटिक। और आप जितनी बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, हाँ, काइनेटिक जब कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ठीक है, उसके लिए आप ये नोट बना के लिखिए, ठीक है। चाहो तो काम करो, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये दोनों पॉइंट्स हैं स्टैटिक के नीचे, अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो कोई आसपास साइड में लिखो, बट स्टैटिक फ्रिक्शन के आप साथ में, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ में आप ये लिख लीजिए, लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू एल इनटू एन। म्यू एल का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों बोल सकते हैं। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, friction kinetic, it is mu k n. This is coefficient of kinetic friction.